अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और चैप्टर नंबर 4 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ये तीनों चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। आज बेसिकली हम चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करेंगे, चैप्टर नंबर 2 को स्टडी करेंगे, जो कि हम चौथे नंबर पे स्टडी कर रहे हैं। पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसके बाद हमने अब इनऑर्गेनिक को पढ़ना है, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में दरअसल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और ओवरऑल बुक का भी चैप्टर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अच्छा वैसे तो हमने जो पिछले चैप्टर में स्टडी किए थे वो बेसिकली, अच्छा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन, इसमें ट्रांजिशन तो हम पढ़ेंगे लेकिन आउटर केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन। अच्छा, सबसे पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम देखें। पिछले लेक्चर्स में हमने कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से ब्लॉक्स में, कौन कौन से ब्लॉक्स के एलिमेंट्स जो थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे? नंबर 1 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मेटल्स थे, सही है, और उसके बाद पी ब्लॉक। अब दरअसल इन दोनों के साथ जिस तरह से ये एक्सट्रीमली, जैसे कि हमें पता है भाई ये पीरियोडिक टेबल है, सही है। अब ये जो एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे जो ब्लॉक होता है, जो दो ग्रुप्स पर मुश्तमिल होता है ब्लॉक, उस ब्लॉक को हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे जो होता है, मतलब जो आप देखते हैं ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 या 17 तक, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये मतलब ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है, और ये 3 to 18 सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, इनमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ये सारे के सारे थे, इसमें कुछ एक्सेप्शंस थी, और इसके अलावा बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे इंक्लूडिंग वो सारी चीज़ें हमने जो रीजंस थे, रीजनिंग क्वेश्चन थे, उन सबको डिस्कस कर चुके हैं हम। अब आज के लेक्चर में हम आउटर ट्रांजिशन, अच्छा अब ये जो 2 ब्लॉक्स हैं इनके दरमियान जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे ये एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे, इनके दरमियान के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, इनका नाम ट्रांजिशन क्यों पड़ता है? ट्रांजिशन इस वजह से क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ की ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन से मुराद क्या है? ट्रांजिशन से मुराद इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है। किस तरह से होती है कि भाई देखें, जब भी हमें पता है, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये तो मैंने आपको ब्लॉक बताया था, अब इसे आप एक पीस ऑफ मेटल आप मान लें, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मतलब लाइट इंटरेक्ट करती है किसके साथ? अब पीस ऑफ मेटल के साथ, एलिमेंट्स के साथ, सही है, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि एनर्जी लेवल्स में यानी कि शेल्स में होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं भाई, एक एटम में होता क्या है, जब हम जाते हैं फॉर एग्जांपल एक एटम को हम देख लेते हैं, ठीक है, अब उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो उसमें होगा क्या? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड को जब हम क्रॉस कर लेंगे उसके बाद अंदर जाके न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी हम चले जाएंगे तो उनके अंदर क्वार्क्स होंगे, ठीक है। क्वार्क्स होते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली। तो जब हम इतने सब एटॉमिक लेवल तक चले जाते हैं तो हमारा सबसे जो पहले सामना होता है वो इलेक्ट्रॉन से होता है। मतलब एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है, ठीक है, उसे हम जूम करके अब जा रहे हैं, सही है, जूम कर लिया। अब उसके बाद उसमें अगर हम जूम करके अगर एटम को देख सकते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले ऑर्बिटल्स दिखेंगे, सही है। ऑर्बिटल्स जो दिखेंगे तो वो ऑर्बिटल्स इस तरह से होते हैं। ऑर्बिटल होता क्या है भाई? ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी चीज़ को हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं
मतलब न्यूक्लियस तो होगा एक जगह पे, लेकिन उससे पहले ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन से ढका होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तो मूव करता रहता है लाइट की स्पीड से, ठीक है। तो जिस तरह से ये लाइट की स्पीड, ये जितनी जितनी स्पीड से जो स्पीड लाइट की होती है वही अप्रोक्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स की होती है, ठीक है। तो अब दरअसल बात ये है कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस इंटरेक्ट करती हैं, सबसे पहले भाई, अब जैसे अगर हमें जाना पड़ेगा तो हमारा सामना सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जाके कहाँ लगती है, इलेक्ट्रॉन पर। अब उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, उसका जो एनर्जी लेवल है शिफ्ट कर देती है, मतलब शेल, ठीक है। ऑर्बिटल्स तो होते हैं आखिर की कहानी, ऑर्बिटल्स आते हैं सब शेल में, सब शेल आते हैं किसमें, मतलब बेसिकली अब हम अगर एक एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा ये, उसमें होंगे ऑर्बिटल्स दरअसल, सही है। शेल सब शेल तो हमारे समझने के लिए हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्बिटल्स इस तरह से, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये, मतलब देखें जब भी हम शेल नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल की मैं बात कर लूँ, उसमें कितने सब शेल होते हैं भाई, एक होता है एस, ठीक है। उसके बाद उस एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही होता है, ठीक है। अब अगर से हम दूसरे शेल की बात करें तो दूसरे शेल में क्या होगा, दो सब शेल होंगे, एस एंड पी, ठीक है। उसके अंदर एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे भाई, एक ही होगा। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 होंगे। अब ये डब्बे से जाहिर करते हैं, दरअसल इनकी कुछ डिजाइंस होती हैं, जैसे एस स्फेरिकल होता है, पी इस तरह से होता है डंबल शेप का। अब दरअसल जब हम, अब ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन हम एटॉमिक, तो इस तरह से कुछ ना कुछ डिज़ाइन, मतलब फ्लावर टाइप। अब जब हम डी की बात करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लावर की तरह से एफ ब्लॉक, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो यही हमें मुलाकात होगी ना, तो इन्हीं इसी के अंदर ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये जब लाइट की जो रेडिएशन से उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को या तो बिल्कुल बाहर निकाल देती हैं, या तो उनका जो शेल है, मतलब इस ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल होगा वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो दरअसल हमारे जो समझने की बात थी वो यही थी। अब ये जो पीस ऑफ मेटल में गया, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है ना, फॉर एग्जांपल अब शेल टू शेल तो ट्रांजिशन मैंने समझा दी। अब डी ब्लॉक के अंदर डी, अब देखें ट्रांजिशन भी किसके दरमियान अब हमने पढ़नी है, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, इनर होते हैं और एक इनर होते हैं, ठीक है, एक इनर होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चैप्टर में हमने आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ने। इनर ट्रांजिशन में, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन, अब इनकी जो डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इनमें डी ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब हायर से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में, या हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। इस वजह से, इस ट्रांजिशन की वजह से हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकी ट्रांजिशन क्योंकि ये दरमियान में आते हैं, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स, इनके दरमियान से जब हम मूव होते हैं तो इनकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से भी हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले आपने ये जो डेफिनेशन मैंने आज आपको लिखवानी है वो आपने लिखते जाना है, ठीक है। तो मैं पेपर इधर से ही ले लेता हूँ, ये पेपर है। अब सबसे पहले आपको जो मैं डेफिनेशंस लिखवाता जा रहा हूँ वो आपने लिखनी है। नंबर वन दीज एलिमेंट्स, अच्छा हम आज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो अब ये जो कहानी है आउटर और इनर ट्रांजिशन की, ये आप समझ लें, ठीक है। अब सबसे पहले जब आप ऊपर से मूव करते हैं, देखें अब आप एटॉमिक नंबर 19 वाले पे एलिमेंट पे आ जाएं तो आप सब कहेंगे कि जी पोटेशियम है, 20 कैल्शियम, उसके बाद 21 स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सही है। अब ये जो 21 से 30 के दरमियान जो एलिमेंट्स का जिक्र मैंने अभी नाम लिया, किस किस का, सबसे पहले ये पोटेशियम कैल्शियम तो इधर आ जाते हैं, सही है।
ये ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। इसके बाद अब इनको काट दें, ठीक है। अब इधर आता है स्कैंडियम, उसके बाद क्या आता है टाइटेनियम, उसके बाद आता है वेनेडियम, उसके बाद आता है क्रोमियम, उसके बाद आता है मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब ये जो एलिमेंट्स हैं 21 से 30 तक, ठीक है। अब ये 21 से 30 तक जो एलिमेंट्स हैं, इनके ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, मतलब इतना सारा का सारा ब्लॉक क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब दरअसल मसला ये होता है कि इनके नीचे भी एक पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक अलग से दिया गया होता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये जो होते हैं ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इनर। अब हमने सोचना, अब बच्चा जो नया आएगा इंटरमीडिएट में वो कहेगा कि ये आउट हैं, पीरियोडिक टेबल के बाहर की जो डायग्राम एक बनी होती है जिसमें एलिमेंट्स लिखे हैं वो तो ये डायग्राम है, ठीक है। लेकिन दरअसल ये इसके अंदर ही आती है, ठीक है। ये अब हम फर्दर पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको इसका जिक्र करूंगा कि इसकी क्या वजूहात हैं। लेकिन आपने याद ये रखना है कि स्कैंडियम से जिंक इनके दरमियान जो ग्रुप्स में आते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, और ये जो आउट होते हैं ना, दरअसल पीरियोडिक टेबल में जो बाहर की एक डायग्राम है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है दरअसल, ठीक है। अब ये फर्दर हम क्यों हम इन्हें आउट होने के बाद भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, इन्हें इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जो चीज़ें मैं लिखवाता जा रहा हूँ वो आपने लिखनी है, याद फरमानी है, ठीक है। तो दीज एलिमेंट्स हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, सही है, सही है। दीज एलिमेंट्स हैव partially filled d ऑर्बिटल, ठीक है। अब सबसे पहली डेफिनेशन आपने ये लिखनी है, ठीक है, कि एलिमेंट्स ऐसे जिनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब उनकी हम करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में जाता है, अगरचे फॉर एग्जांपल, ठीक है, डी ऑर्बिटल में जाता है, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन जाए या 10 इलेक्ट्रॉन जाए। जैसे डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उन 5 ऑर्बिटल्स में दो दो हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अगरचे उन 5 ऑर्बिटल्स में चाहे मुकम्मल 10 इलेक्ट्रॉन्स हों या 1 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। फाउंड इन ग्रुप 3 टू फाउंड बिटवीन ग्रुप 3 to 12, ये भी आपने पॉइंट लिखनी है, फाउंड बिटवीन ग्रुप 3 to 12। भाई देखें, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, सही है, ये दोनों मेटल एस ब्लॉक हो गए। उसके बाद ये जो स्कैंडियम से जिंक तक जाते हैं तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो 3 से 12 के ग्रुप हैं ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। यही है ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड होगा, क्रोमियम हो गया, निकल, टाइटेनियम, ईटीसी, और ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक तो लाइन से लिखे हैं, ठीक है। अब नंबर दूसरी बात जो आपने लिखनी है, लोकेटेड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक है, एस और पी ब्लॉक के दरमियान पाए जाते हैं। जैसे शुरू में ही बताया था, फाउंड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, सही है, इन दो ब्लॉक्स के दरमियान पाए जाते हैं। अब इनकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके कुछ जनरल फीचर्स होते हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जो हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स पढ़े उनके पास नहीं होते, ठीक है। अब ये कौन कौन से फीचर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस भी करना है। अभी आप बने रहिए, इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीजंस भी हमने डिस्कस करने हैं और आगे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। अब इनके कुछ जनरल फीचर्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन, ओ एस लिख दूंगा, स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नंबर 2, फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस, क्या बनाते हैं ये, कलर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं या कलर कंपाउंड बनाते हैं। इसके अलावा
इसके अलावा इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये भी आपने लिखनी है। अब मैं इनकी एग्जांपल बारी बारी देता जाऊंगा, ठीक है ना। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, ये आपको अगर लिखने में थोड़ा सा मसला हो समझने में तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ तो आपने समझना है, ठीक है। अब इनकी मैं कुछ जनरल फीचर्स बताता हूँ। अब लिखने से ज़्यादा मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो गया और मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इनके कलर कंपाउंड्स होते हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जब हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं, तो जब हम इनकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के केस में क्या होता है कि जी इनके जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स फिक्स होते हैं वही होते हैं, मतलब इनके फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं होते। मतलब एक ग्रुप पूरा का पूरा एक ही जाहिर कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन के हमने +4 या -4 एक फिक्स कर दिया ना, जैसे किसी भी एलिमेंट का फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन इनके पास फिक्स नहीं होता, इनके हर एलिमेंट के कुछ ना कुछ अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। इनके बारे में हमने आगे डिटेल में एक टॉपिक पढ़ना है पूरा, सही है ना, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। जैसे हमने ट्रांजिशन जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे उनके बारे में पढ़ी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट इनके भी पढ़ने, ठीक है। इसके अलावा इनके कलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। अब ये जो डी ट्रांजिशन मैंने बताई, डी ट्रांजिशन की वजह से ये कलर फॉर्म करते हैं, इनके कुछ ना कुछ कलर होते हैं, किस वजह से, डी ट्रांजिशन की वजह से इनके कलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी से मुराद यही है कि जैसे किसी भी रिएक्शन में, जैसे हमने पिछला जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। अब जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमने पढ़ा था, या मैट्रिक में हम अमोनिया की सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ी थी, ठीक है। उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे हम? कैटालिटिक चैम्बर, याद है? उसमें हम V2O5, अब ये वेनेडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, तो ये एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो गया। इसके अलावा एक ग्रुप है निकल प्लेडियम प्लेटिनम, ठीक है, निकल वाला एक ग्रुप है। ये सारा का सारा ग्रुप किस में यूज होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसके बारे में बहुत पढ़ना है। ये सारा का सारा जो ग्रुप है ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाने के लिए, मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये मेटल्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन मौजूद होती है, अब वो किस तरह से होती है ये हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक है, इस तरह से। और अमोनिया की सिंथेसिस में हम आयरन यूज करते हैं, हेबर प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइन एज मेटल्स हैं, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक इनका और फीचर याद रखना है कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब इनमें जो सबसे ज़्यादा, भाई देखें, दुनिया की सबसे ज़्यादा कोई आपसे सवाल करे कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जिसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ कोई पिघल रहा है, ठीक है। दिल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है ठीक है ना, मैं उस मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बंदा मोहब्बत में पिघल जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये हो रही है कि हम कभी भी किसी भी सब्सटेंस को हीट दें, उसके नतीजे में वो पिघलता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका क्या है, ठीक है सॉरी। तो इस यहाँ जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग। अब एक एलिमेंट है टंगस्टन, सही है, ये टंगस्टन। अब टंगस्टन का नाम मैं अपने टीचर से सीखा हूँ कि टंगस्टन का जब मैं नाम लूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक सिंबल होगा क्या होगा? मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। तो ज़रूर है कि आपने यही सोचा होगा कि टी होगा या कुछ और होगा, या टी यू होगा, टी ए होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन इसका जो एटॉमिक सिंबल है टंगस्टन का, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट टंगस्टन का W, ठीक है, ये याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा है, अराउंड 3422, 3442 सेंटीग्रेड तक जब इसको अराउंड टेम्परेचर देते हैं तो ये पिघलता है। ये भी फैक्ट इसके बारे में आपने याद रखना है। अब फर्दर फैक्ट्स की बात करूं तो सबसे जो एक ऐसा एलिमेंट, क्या कभी आप सोच सकते हैं कि मेटल कभी भी लिक्विड स्टेट में पाया जा सकता है? तो वो भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसका नाम है मरकरी। मरकरी इज द ओनली, मरकरी, अब मैं इसका सिंबल लिख लेता हूं, मरकरी इज ओनली लिक्विड स्टेट
मेटल एट रूम टेम्परेचर, ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल है। कौन सा मेटल है? ट्रांजिशन। लेकिन ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ये रिकॉर्ड भी इनके पास है। टाइटेनियम को हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं? टाइटेनियम, जिंक वगैरह। अच्छा, आप जो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव में कहा था जी यही रिप्रेजेंट करते हैं सारे केमिकल रिएक्शंस को, जी हाँ वो रिप्रेजेंट करते हैं सारी की सारी केमिस्ट्री को, लेकिन ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कम नहीं। इसके अलावा देखें, जैसे आप टाइटेनियम वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है। मेरे ख्याल से आईफोन की जो आईफोन वाले हैं, एप्पल जो कंपनी है, वो आईफोन भी आई गेस इसी मेटल को यूज़ करके उसकी बॉडी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जिंक वगैरह है, जैसे जिंक बच्चे की नशोनुमा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि डॉक्टर कहते हैं बच्चे को जिंक ज़मीन पे खेलने दिया करें, जैसे मिट्टी वगैरह होती है उसमें जिंक होता है, ठीक है। तो जिंक क्या होता है, नशोनुमा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये ठीक है ना। और इसके अलावा जो जैसे हम कहते हैं आयरन की कमी है, तो आयरन जो है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, लोहा, ठीक है। ये आयरन भी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हेमोग्लोबिन जो होती है, तो जो ऑक्सीजन वगैरह कोई ट्रांसफ़र करती है ब्लड की तरफ। मेरा बैकग्राउंड दरअसल मैथमेटिक्स वाला है, तो आपने ये भी लिखना है कि मेन कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, के जो ऑक्सीजन होती है उसे ब्लड में ट्रांसफ़र करता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आयरन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब फर्दर हम मूव करते हैं, तो देखें अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बुक में जो चीज़ें दी गई हैं कि डिस्कस करें आप, उसमें है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करनी है किसकी? अब आपने सिंपल करना क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारे के सारे एलिमेंट्स की करनी है। अब देखें, मैंने शुरू में बताया था कि एलिमेंट्स जो होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो होगी वो ऐसे ऐसे शो करेंगे। जैसे 21 का स्कैंडियम की लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्गन, इसका मतलब है कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, वो किस में आएगा? अब देखें, मैंने आपसे कुछ और भी बातें करनी है, वीडियो की लेंथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब सबसे पहले ये 3D 4D 5D सीरीज में होते हैं, सही है। फोर्थ पीरियड से लेके 7th पीरियड तक जब हम नीचे मूव करते हैं, तो फोर्थ पीरियड वाली लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम 3D सीरीज कहते हैं। स्कैंडियम टू जिंक होती है, ठीक है। और इसके अलावा 4D सीरीज जो कि 5th पीरियड में आती है, यूट्रियम टू कैडमियम तक, आई थिंक, सही है ना। इसके अलावा 6th पीरियड में जब हम आते हैं 5D सीरीज, लेंथेनम से मरकरी तक, ठीक है। और 7th पीरियड में एक्टिनियम टू Cu, एक एलिमेंट है, नाम मुझे उसका याद नहीं है। तो ये सारे के सारे 4th पीरियड में 3D सीरीज, 5th पीरियड में 4D सीरीज, 6th पीरियड में 5D सीरीज, 7th पीरियड में 6D सीरीज एक्टिनियम टू Cu, ठीक है। इसका कोई सिंबल मुझे याद नहीं है, ये एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अब आपने जो करना है, इन सारों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी मैं इसी वीडियो में इसे फर्दर बढ़ाकर मुझे मेरे ख्याल से मुझे बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये मैं सिखाना चाहता हूँ कि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जैसे 21 वाले एलिमेंट स्कैंडियम की लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर करनी है इस मामले में। अब स्कैंडियम जो है इसकी 18 इलेक्ट्रॉन, आर्गन तक हम कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4s3d, देखें अब इसके इलेक्ट्रॉन्स बच कितने गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब बच गए बाकी 3। अब इसके पास क्या होता है 4 शेल होते हैं। अब जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, तो इसका शेल कौन सा होगा, कितने होंगे इसके पास शेल? 4। क्यों? क्योंकि ये 4th पीरियड में, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने इसकी ट्रिक्स बताई थी, ठीक है। तो ये अब इसकी 4 शेल्स हैं, ठीक है, 4 शेल्स में, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 21। अब इसके बाद क्या होता है कि 3D और 4s, इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। अब होता ये है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, अब लोअर एनर्जी वाला, मतलब देखिए लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा? 4s। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे? इसमें भरे जाएंगे, 4s2 3d1। तो हम इसे ऐसे बेहतर है कि इस तरह से लिख लें, ऑर्गन 4s2 3d1, ये स्कैंडियम के। अब हम टाइटेनियम की लिखने जाते हैं, तो बस कुछ और ना करें, 4s2 3d2,
अब हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम की लिखने जाएंगे, ये 22। अब वेनेडियम की लिखने जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो 4s2 3d3। अब हम फर्दर मूव करते हैं। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शुरू कर लिया था। अच्छा, क्योंकि बैटरी की वजह से वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो इस वजह से मुझे वीडियो की लेंथ बहुत ही कम रखनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, फिर फर्दर बोर ना हो जाएं इस वजह से। तो अब दरअसल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 4s2 3d1। देखें, इसको हम जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है ns2 3d1 से लेकर कहाँ तक होती है, ns2 3d10। इनकी जो जनरल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये होती है। इसका मतलब ये है कि 3d4s। अब ये जो है जिस शेल में भी होंगे, जिस सब शेल में होंगे, उतने ही इनके नंबर आते जाएंगे। जैसे ये सारी डिटेल्स में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, ठीक है ना, जब इंट्रोडक्शन था एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो अब दरअसल इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे स्कैंडियम के हम किस तरह से लिखते हैं, ऑर्गन तक हम 18 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, 4s2 3d1 इस तरह से, मतलब ns2 तो फिल ही रहेगा, ठीक है, 3d1 से लेके 3d10, 3d1 3d2 3d3 3d4, ठीक है। अब होता क्या है कि क्रोमियम और कॉपर इसमें एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है इसमें, अब इसमें क्या होता है कि 4s2 और 3d सॉरी 4s2 और 3d4 है ना, तो इसकी जगह पे होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी होती है 4s1 3d5। अच्छा, ये बुक में भी रीज़न डिस्कस करने को कहा गया है। तो अब इसकी वजह क्या है, वेट अ मिनट, वेयर इज अ पॉइंटर, वेट अ मिनट। तो इसकी वजह क्या है कि इस एक्सेप्शन को डिस्कस करने का कहा गया है, ये आपने पॉइंट ऑफ आउट करना है कि क्रोमियम के केस में और कॉपर के केस में बुक में कहा गया है कि डिस्कस करें, ठीक है। मतलब इसका बराह रास्त ताल्लुक इम्तिहान से है। अब 4s2 3d4 होनी चाहिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन है क्या 4s1 3d5। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि क्रोमियम के केस में भाई देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ns2 3d1 से लेके ns2 n 3d10 तक, ठीक है, सॉरी nd10 तक, ठीक है। लेकिन इसकी जो दरमियान में ही 4s2 3d4 पर आके रुक जाती है। क्यों, इसकी वजह यह होती है कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, सही है। अब डी ब्लॉक की डेफिनेशन ही ये है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड होता है। पार्शली से मुराद क्या है, पार्शली से मुराद दरअसल ये है कि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब 10 वाला उसकी कहानी अलग है, वो एक एक्सेप्शन है, वो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अब दरअसल होती क्या है, दरअसल देखें, अब इस केस में क्या होता है, क्रोमियम के केस में, क्रोमियम के केस में ये होता है कि 3d4 की जगह 3d5 होता है। इसमें इस वजह से कि हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड, कि भाई ऐसे ही होता ना कि 3d4 हो जाता, लेकिन नहीं, डी, ये जो एस वाला इलेक्ट्रॉन है ये जम करके डी में आ जाता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और क्रोमियम इस फॉर्म में पाया जाता है एज कम्पेयर टू इस फॉर्म में। अब कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लिखेंगे, अगर हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से आएगी, ऑर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, सही है। अब इसकी जो आएगी, जो मैं बता रहा हूँ 4s2 और 3d9 होती है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह पे होती क्या है, 4s1 3d10, एस से इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में आ जाता है, क्योंकि फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शली फिल्ड से, इसमें पार्शली फिल्ड जो है इससे ज़्यादा स्टेबल क्या है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल है। मतलब पार्शली फिल्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फुल्ली फिल्ड उसके बाद पार्शली फिल्ड, मतलब ये दोनों स्टेबल कंडीशंस हैं एज कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड। मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो या 9 इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके कंपेयर में 10 इलेक्ट्रॉन्स होना डी ऑर्बिटल में ज़्यादा। डी ऑर्बिटल जैसे कि पता है हमें कि भाई 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है।
तो इनमें जैसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये वाली कंडीशन है ना, ये इस तरह से 5 6 7 8 9 इस तरह की कंडीशन नहीं होती, सही है ना। लेकिन ये एस का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 होते हैं ना, तो इनमें से एक जो होता है जम करके इधर आ जाता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्रोमियम में क्या होता है कि ये जो एस का है वो उधर जम करके आ जाता है, 3d5 हो जाता है, और इधर 3d10 हो जाता है एस का इलेक्ट्रॉन जम करके। ये आप समझ गए होंगे होप। अब इससे हम फर्दर मूव करते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है ना, इसकी जनरल कन्फिग्रेशन। अब जिंक वाला ग्रुप जो है वो स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है ना। जिंक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो ये होती है 4s2, मतलब ऑर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद 4s2 3d10 होता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पूरे होते हैं, सही है, 18 आ जाते हैं उसमें, 2 आ जाते हैं इसमें, 20, इसके बाद 10 इसमें आ जाते हैं, तो मतलब पूरा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये ट्रांजिशन शो नहीं करता, ठीक है ना। इसमें जो ट्रांजिशन, अब शेल खाली बचते ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांजिशन करेंगे? डी में अगर ट्रांजिशन करेंगे ना, तभी ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये ट्रांजिशन नहीं करे तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, तो इस वजह से हम इसको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ये कलरलेस कंपाउंड फॉर्म करता है जिंक। ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने डिस्कस की। अब इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो गया, ये एलॉयज बनाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ भी हम इनका बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म स्ट्रॉन्ग एलॉयज, अच्छा ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलॉयज बनाते हैं, ठीक है ना। अब मुझे पेज भी मूव करना पड़ेगा, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट एलॉयज फॉर्म करते हैं। अब मैं बताता जाऊंगा, आपने लिखनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट एलॉयज फॉर्म करते हैं कौन? ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग एलॉयज बनाते हैं। एलॉय क्या होता है? सॉल्यूशन होता है बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड, मतलब मेटल और मेटल जब आपस में मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या कहलाई जाती है? ये एलॉय। अब दूसरी पॉइंट आपने जो, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एलॉय की कौन कौन सी मिसालें, जैसे स्टेनलेस स्टील होती है, ब्रास होती है, ब्रॉन्ज होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ब्रॉन्ज जैसे कॉपर और जिंक की एलॉय होती है, ब्रॉन्ज। अच्छा, ये ब्रास जो होती है वो कॉपर और जिंक की एलॉय होती है, ब्रॉन्ज जो होती है कॉपर और टिन की होती है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाया जाता है? आयरन मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकल। जैसे आयरन के साथ जब भी कोई दूसरा एलिमेंट बना मिलाया जाता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए, ताकि अच्छी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग बने, तो वो जब भी लोहे को किसी और मेटल के साथ मिलाया जाता है तो वो एलॉय उसकी कहलाती है, ठीक है ना। जब भी दो एलिमेंट्स को, मेटल्स को मिलाया जाता है तो वो एलॉय कहलाती है। अब आयरन की जो एलॉय होती है वो स्टील कहलाती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखनी है। अब इनके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होते हैं? इसकी वजह पता है? इसकी वजह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि भाई इन एलिमेंट्स के पास जो, मतलब इनकी जो एनर्जी गैप होता है, किसके दरमियान एनर्जी गैप? लो एनर्जी डिफरेंस होता है एस के और डी के दरमियान, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 3d और 4s है ना, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है, मतलब एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से भी बॉन्डिंग कर सकता है और डी से भी बॉन्डिंग कर सकता है, मतलब भाई जो गैप है वो कम है डी और एस के दरमियान, ठीक है। तो जब भी दूसरा लिगेंड आया, मेटल आया, कोई भी आया, ठीक, मेटल नहीं बल्कि आमतौर पे कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम आता है उसके अराउंड, तो एस से भी बॉन्डिंग कर सकता है, डी से भी बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन अगर एस से दे देता है तो 1, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज आएगा वो 1 आएगा। उसके बाद अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी एस से दे देता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +2। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स तो भाई एस से दे दिए, अब डी से ही देगा ना, तो डी से 1 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, सही है ना। तो इस तरह से इनके ऊपर चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस अपीयर हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों सबशेल से बॉन्डिंग कर सकते हैं। ये एक आपने रीज़न बहुत ही ज़्यादा जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है मैग्नीज का, बज़ाहिर जो हम पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है जो रियली, वो होता है ओस्मियम का, सही है ना। ओस्मियम एक मेटल है, आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल पे तो बिल्कुल एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड पे आपको लाइन में मिलेगा, ठीक है ना, नोबेल गैसेस के नीचे। अब ये तो हो गए भाई, इसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होती है ओस्मियम की, वो होती है +8। ये आपने पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। इसमें मैंने कलर वगैरह के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया, एलओएस वगैरह किस तरह से फॉर्म करते हैं, इसका स्ट्रॉन्ग सा इंट्रोडक्शन भी दे दिया। या आपने रीजंस बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, और ख़ासकर ये जो 2 केसेस मैंने बताए थे, इन 2 केसेस को याद रखना है, क्रोमियम वाले को और कॉपर वाले को। नंबर 2 आपने ये कि इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होते हैं। इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एस और डी के दरमियान कम डिस्टेंस के होने की वजह से होते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर लगा होगा ये पूरी सीरीज़ का, और आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो मज़ीद केमिस्ट्री का इंटरेस्टिंग मवाद चैनल पे अपलोड होने वाला है उससे आप बराह रास्त लिंक हो सकें। ठीक है, तो होप करता हूँ, उम्मीद है कि मैंने हर छोटी छोटी चीज़ जो भी इस लेक्चर में मुझे इंक्लूड करनी चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने डिस्कस कर दी है। मैंने बाकायदा से इसका स्केड्यूल बना के रखा था कि यार लेक्चर में मुझे कोई भी चीज़ छोड़नी है। जो भी चीज़ मैंने वर्बली बताई है वो भी आपने याद रखनी है, सही है।